आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। सभी पत्रकार साथियों को नमस्ते। करें आज मेरे साथ अनुराग ढांडा जी भी हैं, जो आप हरियाणा के सीनियर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो साथियों, दिल्ली में एक पढ़ी लिखी सरकार और ईमानदार सरकार है, जो लगातार जनता के मुद्दों पर काम करती आई है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पर्यावरण को लेकर सिर्फ दिल्ली सरकार ही लगातार सक्रिय दिखती है। चाहे दिल्ली सरकार द्वारा लाई ट्री प्लांटेशन पॉलिसी हो, जिसके तहत हम इस साल 53 लाख सैपलिंग्स लगाएंगे। 43 लाख ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं, पिछले साल हमने 45 लाख लगाए थे। चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, जिसके तहत हमारी ईवी पॉलिसी के तहत हमने करीब दिल्ली में 16.8% आज प्राइवेट व्हीकल इलेक्ट्रिक है। ये देश में सबसे ज़्यादा नंबर है। ऐसा ही हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक फ्लीट की तरफ मूव कर रहे हैं, और हमारे लगातार प्रयासों की वजह से हमें हमारी ईवी पॉलिसी के लिए भी स्टेट लीडरशिप अवार्ड मिला है। चाहे पीएनजी हो, दिल्ली में आज कोई भी इंडस्ट्री है वो पीएनजी फ्यूल पर मैंडेटरी कंप्लायंस के चलते शिफ्ट हो चुकी है। चाहे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हो, जो दिल्ली में मिलती है, जिस वजह से आज दिल्ली में इन्वर्टर और जनरेटर यूज नहीं होता, इसने प्रदूषण पर कंट्रोल किया। चाहे दिल्ली में जो 2 थर्मल प्लांट थे, जो कोल बेस्ड प्लांट थे, उनको बंद कर दिया जा चुका है। आपने देखा होगा बीते कई साल से ग्रेडेड एक्शन प्लान भी चलता है, समर एक्शन प्लान चलता है, विंटर एक्शन प्लान चलता है प्रदूषण से फाइट के लिए। अब जब से आम आदमी पार्टी सरकार एमसीडी में भी आई है, तो लगातार हम लोग डस्ट को और कंस्ट्रक्शन से उत्पन्न मलबे को भी टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कल ही अरविंद केजरीवाल जी ने बुरारी में देश का सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला कंस्ट्रक्शन वेस्ट प्लांट का उद्घाटन किया, और यहां पर मलबा रिसाइकल किया जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को भी हम लोग टैकल कर रहे हैं लगातार। ये अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिटिकल विल और दिल्ली के लोगों के अथक प्रयासों का नतीजा है, जो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध चला है। कि रिसेंटली एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल की गई थी, इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023, जिसमें बताया गया कि 2016 से लेकर 2021 तक 2.5 कॉन्सेंट्रेशन PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन में 22% की कमी आई है, और PM 10 कॉन्सेंट्रेशन में 27% की कमी आई है। ये पार्लियामेंट में टेबल रिपोर्ट में बताया गया। 2022 में दिल्ली की हवा में और सुधार हुआ, और 8% इंप्रूवमेंट हुआ। 2023 में यह सुधार करीब 31% हो चुका है। इसी वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक रिपोर्ट छापी, जिसमें कहा गया कि बीते 8 वर्षों में, जिसमें कोविड पीरियड को इंक्लूड नहीं किया गया, बीते 8 वर्षों में दिल्ली की हवा 2023 में सबसे क्लीन रही, बेस्ट एयर क्वालिटी रही। पर हम इस प्रोग्रेस से खुश नहीं हैं। आज मैं आपको रियल टाइम डाटा अगर पढ़ के बताऊं, जो AQI का चल रहा है, प्लीज बेयर विद मी फॉर अ सेकेंड। मैं एज वी स्पीक ऑनलाइन रियल टाइम डाटा देख रही हूं, और इसमें तीसरे नंबर पर मेरठ है, 8वें नंबर पर वलसाड़ है, 11वें नंबर पर अलवर है। ये टॉप 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड की बात कर रही हूं मैं।
13वें नंबर पर नवसारी है, 14वें नंबर पर हापुड़ है, 19वें नंबर पर सोनीपत है, 23 नंबर पर करनाल है, 24 नंबर पर सूरत है, 26वें नंबर पर गांधीनगर है, 27वें नंबर पर गोरखपुर है, 28वें नंबर पर मुजफ्फरनगर है, 29वें नंबर पर थाने है। दिल्ली नहीं है, दिल्ली नहीं है अभी तक। मैं 50 तक पहुंच गई हूं, 50 पे पानीपत है, दिल्ली नहीं है। ये अच्छी बात है, पर हम खुश नहीं हैं इस बात से। एक कंबाइंड एफर्ट की जरूरत है। आपने देखा होगा लगातार हम लोग एक जॉइंट एक्शन प्लान की डिमांड करते रहते हैं, पर यह आज तक हुआ नहीं है। हम लोग केंद्र में अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी सरकार बैठी है जो सिर्फ मन की बात करके चली जाती है, जॉइंट डिस्कशन, जॉइंट एक्शन प्लान में विश्वास नहीं रखती। पर यह एक सच है कि हर साल अक्टूबर नवंबर में दिल्ली वालों को पराली का प्रदूषण झेलना पड़ता है। जैसे ही हमें पंजाब की जनता ने पंजाब में सेवा करने का मौका दिया, तो सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान जी ने पराली के ऊपर, पराली का समाधान निकालने पर अनेकों स्टेप्स लिए, लगातार काम करना शुरू किया। इसका नतीजा पिछले साल भी देखा था, जब पराली प्रदूषण 2021 के मुकाबले कम था, और इस बार 2023 में हमने ऑलरेडी CAQM को एक रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जहां हम सुनिश्चित करेंगे कि पराली का प्रदूषण पंजाब से कम 50% और कम हो। हमने 6 डिस्ट्रिक्ट्स भी पंजाब में बताई हैं उस CAQM रिपोर्ट में, जहां पर हम जीरो फार्म फायर सुनिश्चित करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं होशियारपुर, मलेरकोटला, पठानकोट, रूपनगर, SAS नगर मोहाली और SBS नगर। दोस्तों, ये हम कैसे कर पा रहे हैं? पंजाब की सरकार ने ऐसा क्या किया? देखिए, हम सबको पता है कि ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए पंजाब और हरियाणा ने राइस एंड व्हीट का जो हार्वेस्टिंग और सोइंग पीरियड होता है वो सुनिश्चित किया हुआ है एक एक्ट के तहत। इसके बाद जो क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है लगातार, उससे क्या हुआ कि ये जो विंडो है राइस को हार्वेस्ट करने की और व्हीट को सो करने की, ये और कंप्रेस हो गई और कम हो गई, जिस वजह से फार्मर्स अपनी व्हीट सो करने के लिए पराली को जला देते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पिछली सरकारों ने ही उनको ये ज्ञान दिया था कि पराली जला देनी चाहिए। तो सबसे पहले भगवंत मान जी की सरकार ने अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए, जो पिछले 1 साल से युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। इसमें 4000 वॉलंटियर्स हैं जो हम किसान मित्र बुलाते हैं। ये हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट लेवल पर जाकर किसानों को बताए, ऑप्शंस बताए कि सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है, कौन सी मशीनरी अवेलेबल है और पराली जलाना कैसे हार्मफुल है। और उन्होंने सुना, जब उनको पता ही नहीं था वो भी क्या करते बेचारे, उन्होंने सुना। और हमने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, भगवंत मान जी की सरकार में, इसमें 2 तरह के मेजर्स इस बार यूज में है। एक है इन सीटू और एक है एक्स सीटू। इन सीटू जैसा आप जानते हैं वो मेजर्स हैं जो ऑन साइट ही पराली का समाधान करेंगे। इसमें चाहे बायो डिकम्पोजर हो, चाहे CRM क्रॉप रेसिड्यू मशीन्स हो, जो 1.7 लाख ऑलरेडी थी, उनको हमने ठीक तरह से डिवाइड किया। वो स्कैटर्ड थी पहले, उनको जहां पर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन स्टेट्स में, वहां भेजा गया। उसके बाद 24,000 मशीन्स हमने और प्रोक्योर कर ली हैं, जिसके लिए एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, जो बांटी जा रही हैं। इस पे हमने हेवी सब्सिडी दी है, इवन अप टू 80% सब्सिडी भी है। 100 बेलर मशीन्स आ चुकी हैं। पूसा 24, ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है कि पूसा 44 जो क्वालिटी ऑफ राइस थी
वो भगवंत मान सर की सरकार ने बैन कर दिया, क्योंकि इसका लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड होता था और ये एक ज़्यादा वाटर कंज्यूम करने वाला क्रॉप था। तो ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है, ये लिया गया। साथ ही एक्स सितु मेजर्स में जिसमें हम स्टबल को उठाकर स्टबल बेस्ड इंडस्ट्रीज को दे पाए, इसमें हमने 15 डिफरेंट बॉयलर यूनिट्स जो इंडस्ट्री बॉयलर्स यूज करते हैं उनको पैडी देना शुरू किया। ये इंडस्ट्रीज हो गई जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें स्टीम का प्रयोग होता है, जिसमें पराली को यूज किया जा सकता है। ऐसे ही वहाँ की ब्रिक किल्स, जो पंजाब की ईंटों के भट्टे हैं, वहाँ मैंडेटरी कर दिया गया है कि 20% पैडी यूज होगी जलाने के लिए। ये मैंडेटरी हो चुका है पंजाब में। वहाँ पर हमने HPCL से ऑलरेडी टाई अप कर लिया है, जो 50,000 टन पैडी लेगा। ये एथेनॉल बनाने के काम आएगा। ऐसे ही डेयरी में हमारी बात राजस्थान और गुजरात से हो रही है कि वो पैडी ले ले और चारे के प्रयोग में यूज करे। ये बात लोकल तौर पे भी हो रही है और बाकी स्टेट से भी हो रही है। 5 बायोगैस प्लांट्स आज ऑपरेशनल हैं। 9 बायोगैस प्लांट्स नवंबर 2023 तक कर दिए जाएंगे। 34 और प्लांट्स एडिशनली अभी हमें खोलने हैं। साथ ही हमने वहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ट्रेनिंग दी, जो ट्रैक करते हैं कोई भी FIR GPS मैपिंग के द्वारा। आपने कल भी देखा होगा शायद, पटियाला के DC ने जाकर फायर टेंडर टीम के साथ एक जगह पर फायर टेंडर टीम को यूज कर पराली की आग बुझाई। हम लगातार वहां पर फार्मर्स को मोटिवेट कर रहे हैं और रिवॉर्ड कर रहे हैं जो पराली नहीं जलाते। पिछले ट्यूसडे को, जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमने CAQM को अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें हमने आश्वासन दिया है कि 50% इस साल पराली कम होगी। देखिए, ये पूरे मेजर्स नहीं है, हमने बहुत और चीजें भी की हैं और करने की जरूरत भी है। पर इस प्रेस वार्ता की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कल ही एक खबर आई कि हरियाणा में अब तक पिछले साल के मुकाबले 3 गुना पराली जलाई जा चुकी है। कल अभी थोड़े टाइम में खट्टर साहब ब्लेम करने लग जाएंगे फार्मर्स को, क्योंकि उन्होंने सारा साल तो कुछ किया नहीं। अब उनकी ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी। और ये देखिए, ये क्या हो रहा था बीती मॉनसून सेशन में भी भाजपा के अपने विधायक हैं नंगल चौधरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बहुत एयर पोल्यूशन हो रहा है, और उनको जवाब मिला कि अब मॉनिटरिंग होगी। वो 2023 में मॉनिटरिंग करने की बातें कर रहे हैं। अगर खट्टर साहब के पास कोई सोल्यूशन नहीं है दिल्ली वालों को साफ हवा देने का, पंजाब वालों को साफ हवा देने का, अपने ही क्षेत्र के लोगों को साफ हवा देने का, तो उनको तुरंत तौर पे रिजाइन कर देना चाहिए। आगे की बात अनुराग भाई रखेंगे। जैसा कि आपने अभी सुना कि किस तरीके से दिल्ली हर बार और आसपास का इलाका भी, जिसमें हरियाणा भी आता है, हम लोग भी सब आते हैं, वो विक्टिम होता है हर बार इस एयर पोल्यूशन का, जिसका मेन कारण पराली का जलना हर साल होता है। आज हम इस प्रेस वार्ता को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी पराली का जलना शुरू हुआ है, इनिशियल फेज़ है, और अभी से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत अलार्मिंग है। मैं हरियाणा के बारे में इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट के क्लेम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो योजनाएं बनाई गई इस पोल्यूशन को कम करने के लिए, पराली के जलने को कम करने के लिए, वो किस तरीके से ग्राउंड पर बिल्कुल भी लागू नहीं हो रही हैं। वो 2-3 फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर हम पिछले सालों से कंपेयर करें, 4 अक्टूबर को डे वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, तो 2021 में 2 फार्म फायर के इंसिडेंट थे, 2022 में 7 फार्म फायर के इंसिडेंट थे, और 2023 में 29 फार्म फायर के इंसिडेंट 4 अक्टूबर को देखने में आए। 8 अक्टूबर को अगर इसी तरह से कंपेयर करें
मैं उससे पहले 5 अक्टूबर को अगर कंपेयर करें, 2021 में 3 फायर इंसिडेंट थे, 2022 में 24 फायर इंसिडेंट थे और 2023 में 24 फायर इंसिडेंट हैं। इसी तरीके से अगर 8 अक्टूबर को कंपेयर करें तो 2021 में 27 फायर इंसिडेंट थे, 2022 में इस दिन फायर इंसिडेंट नहीं थे और 2023 में अगर देखें तो 55 फायर इंसिडेंट है। ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी तक जैसा बताया भी कि 3 गुना ये बढ़ चुके हैं। 62 फायर इंसिडेंट अभी तक आज की डेट तक 2021 में थे, 80 फायर इंसिडेंट 2022 में थे और 2023 में 277 फायर इंसिडेंट अभी तक सैटेलाइट के जरिए देखे जा चुके हैं। ये क्यों हो रहा है? इस बार ये फायर इंसिडेंट क्यों बढ़ रहे हैं? क्या हरियाणा सरकार जानबूझकर हरियाणा के लोगों को, दिल्ली के लोगों को इस प्रदूषण की आग में झोंकना चाहती है? मेरा सीधा सवाल खट्टर साहब से है, और इसलिए है क्योंकि 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके आधार पर पराली के जलने को कम किया जा सकता है। हमारा साफ तौर पर यह मानना है कि किसान इस पूरे मामले में कभी भी एक्यूज्ड नहीं हो सकते। किसान इसमें विक्टिम है पूरे के पूरे मामले में, क्योंकि ना उनके पास नॉलेज कभी उनके साथ शेयर की गई, ना उनको मशीनरी उपलब्ध कराई गई, ना उनको वो संसाधन उपलब्ध कराए गए या वो स्कीम्स दी गई जिसके ज़रिए वो पराली का सही तरीके से समाधान कर सकें। पहले से ही बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हरियाणा के किसान, अब उनके ऊपर जैसे ही कोई रिपोर्ट होती है, आज जब हम इस मुद्दे पर बोल भी रहे हैं तो सरकार के पास सिर्फ एक ही साधन होता है, पुलिस को भेजें, उनके ऊपर FIR दर्ज करा दें, किसानों के ऊपर लाखों रुपए के फाइन किसानों के ऊपर किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया? 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक, बेलर मशीन जिसके ज़रिए कि गट्ठे बनाए जाते हैं पराली के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराना, और दूसरा बायोडिकम्पोज़र, जो एक सहमति सी तीनों स्टेट्स के बीच में एक इस तरीके की बनी थी कि ये 2 चीज़ें, इनकी रूपरेखा ऐसी होनी चाहिए। जो एक कमेटी बनी थी उसमें ये तय हुआ था कि ये 2 ज़रूर कदम उठाने। लेकिन हरियाणा के अंदर बेलर मशीन के लिए 5 लाख रुपए की सब्सिडी उपलब्ध हरियाणा सरकार द्वारा कराई जाती है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1500 करोड़ रुपए के आसपास का ये पूरा सब्सिडी दिया जा रहा है, लेकिन जब ग्राउंड पे जाके इसको चेक किया गया तो इसमें 50% से ज़्यादा का स्कैम है। मशीनें उपलब्ध ही नहीं है ग्राउंड के ऊपर। इसका मतलब वो सब्सिडी गलत तरीके से प्रोवाइड करके कागज़ों में प्रोवाइड की गई बेलर मशीन्स ग्राउंड के ऊपर नहीं है। 80,000 मशीनें होने का दावा हरियाणा सरकार करती है। मेरा चैलेंज है, कोई भी हरियाणा के मंत्री अधिकारी साथ जाके हमारे साथ देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी अगर जाएंगे, 20,000 बेलर मशीनें भी इस वक्त ग्राउंड पे उपलब्ध नहीं है, जिनके ज़रिए किसी भी तरीके से समाधान नहीं हो सकता पराली का। दूसरा, बायोडिकम्पोज़र, लास्ट ईयर भी ये क्लेम किया गया कि जैसे दिल्ली ने समाधान किया, पूसा का बायोडिकम्पोज़र इस्तेमाल करके किसानों को फ्री में उपलब्ध कराया, हमसे सीखने का दावा करते हुए हरियाणा सरकार ने ये कहा कि हम भी उपलब्ध कराएंगे। पिछले साल भी ये क्लेम किया गया। इस बार भी जो स्टेट की मीटिंग हुई उसमें ये कहा गया कि बायोडिकम्पोज़र बड़े पैमाने पर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन आज जब फार्म फायर इंसिडेंट 3-4 गुना बढ़ चुके हैं हरियाणा के अंदर, आज की स्थिति ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, वहाँ पर भी अभी तक बायोडिकम्पोज़र का 1 पैकेट भी हरियाणा में कहीं पर नहीं पहुँचा है। ये बायोडिकम्पोज़र जब पहुँचेगा डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक, उसके बाद किसानों को वितरित किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि किसानों को वितरित किया और वो तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके घोल को प्रिपेयर करके उसको 7 दिन 10 दिन रखना होता है। यानी जब ये बायोडिकम्पोज़र डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पहुँचेगा, उसके 15 दिन के बाद इसको इस्तेमाल किया जा सकता है खेत में, 10 से 15 दिन के बाद। तो अगर अभी तक नहीं पहुँचा ये बायोडिकम्पोज़र, ये अटर फेलियर, सबसे बड़ा फेलियर खट्टर सरकार का मैं इसको मानता हूँ कि अब जब पराली जलनी शुरू हो गई, किसान के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। किसानों के पास सरकार ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। बायोडिकम्पोज़र पहुंचा नहीं, मशीनें आपके पास उपलब्ध नहीं है। और अब जब लगातार दबाव बढ़ेगा, जब आसपास के हर इलाके में प्रदूषण चारों तरफ फैलता है, तो फिर हरियाणा सरकार किसानों को एक्यूज़ बना करके उन पर FIR दर्ज करना, उन पर कड़े कदम उठाना, उन पर लाखों रुपए के फाइन लगाना शुरू कर देती है। तो मेरा स्पष्ट तौर पर खट्टर सरकार से ये सवाल है कि जब आपको पहले से ही पता है कि इन दिनों में देश की राजधानी
और हरियाणा के ज़्यादातर इलाके प्रदूषण की चपेट में आते हैं, हमारे लोगों का जीना मुहाल हो जाता है इन पूरे इलाकों में। तो आपने ये जो सुविधाएं हैं या ये जो योजनाएं शुरू की हैं ये ज़मीन पर लागू हो सकें, इसका पुख्ता इंतज़ाम क्यों नहीं किया? और अगर हज़ारों लाखों लोगों को आप प्रदूषण के धुएं में घुटते हुए देख सकते हैं या ऐसे इंतज़ामात कर दिए हैं आपकी सरकार ने कि आने वाले समय में ये प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो क्या मुख्यमंत्री के तौर पर आपको कुर्सी पर बैठे रहने का अधिकार है? ये खट्टर साहब से हम पूछना चाहते हैं। पिछले बार जो बीजेपी सरकार हरियाणा में उसका क्लेम था कि पंजाब के मुकाबले बहुत कम पराली जो है हरियाणा में जली है। उन क्लेम्स पर और अब की तैयारी क्योंकि अभी भी तैयारी वो कह रहे थे कि हमारी पूरी है और कम से कम जो है पराली जले इसका व्यवस्था की जा रही है, तो उन क्लेम्स को किस तरीके से? देखिए, पिछली बार भी हरियाणा सरकार ने ये क्लेम किया था कि फायर इंसिडेंट्स को हमने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। मैं आंकड़े आपके सामने जो अभी मैंने रखे वो सैटेलाइट इमेज हैं, सारे के सारे सैटेलाइट पे कैप्चर होते हैं और रिकॉर्ड होते हैं बाकायदा डिपार्टमेंट्स में। पंजाब हरियाणा का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर वो कुछ बुरा करें हम भी बुरा करें, अगर वो कुछ अच्छा करें हम भी अच्छा करें, ऐसा नहीं है। आपको 9 साल हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार को हो गए। जो पिछले साल का कंपैरिजन खट्टर साहब बता रहे थे, उस वक्त हमारी सरकार को आए हुए चंद महीने हुए थे और हमने ये माना था पिछली बार कि बहुत कम समय होने की वजह से हम शायद उतनी व्यवस्था नहीं कर पाए जितनी की जानी चाहिए थी। लेकिन इस बार वो सारे इंतज़ाम आपको अभी प्रियंका जी ने बताया कि किस तरीके से पंजाब में बहुत अच्छे तरीके से उन इंतज़ामों को किया जा रहा है। लेकिन हरियाणा में ठीक उसके उलट पिछली बार आपने दावा किया कि आपने फायर इंसिडेंट्स कम कर दिए हैं, तो इस बार उनमें और ज़्यादा कमी आनी चाहिए थी। लेकिन वो और ज़्यादा कमी लाने की बजाय फायर इंसिडेंट 4 गुना बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने 2 जो महत्वपूर्ण काम सरकार ने ग्राउंड पर करने चाहिए थे, मैंने उन दोनों के बारे में आपको बताया कि बेलर मशीन्स को सब्सिडी देने में बहुत बड़े पैमाने पर स्कैम हुआ है हरियाणा के अंदर, उसकी जांच की जानी चाहिए और दोषियों को सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। इसमें सरकार के अधिकारियों का, मंत्रियों का कितना योगदान है वो भी समझना चाहिए। और दूसरा, जो सबसे बड़ी चीज़ बायो डिकम्पोजर, जिसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत सस्ता साधन है, उसको इस्तेमाल करने की पूरी योजना ही फ्लॉप हो गई हरियाणा के अंदर। जब आपने डिकम्पोजर किसान तक पहुंचाया ही नहीं तो ट्रेनिंग का और उसको इस्तेमाल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर हरियाणा सरकार ये कहती है कि हम सब्सिडी के रूप में 1000 रुपये देंगे जो भी किसान पराली नहीं जलाएगा। लेकिन मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि पिछले साल कितने किसानों के खाते में ये 1000 रुपये पहुंचे? किसान संगठन लगातार इस मुद्दे को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। और क्या किसान के पास वाकई में इतने संसाधन हैं, क्या किसान वाकई में इतना पैसे वाला है कि वो एडवांस में ये पैसे खर्च करके मशीनों का इंतज़ाम करके वो पराली का इंतज़ाम कर सकता है सही तरीके से और उसके बाद सरकार उसको पैसे दे करके उसके पास पैसे पहुंचा करके उसका वो कंपनसेट करेगी? मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में किसी भी योजना को सही तरीके से लागू किया गया है। और जैसे ट्रेंड्स अभी शो कर रहे हैं, पिछले साल से कई गुना फार्म फायर इस बार होने जा रही है। इसलिए हम सीज़न के शुरू में खट्टर सरकार को यह आगाह कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, आसपास के पूरे एनसीआर के इलाके को इस धुएं के जहर में मत डुबोइए। आप सख्त से सख्त इंतज़ाम करके, आप किसानों को प्रोत्साहन दे करके इस फार्म फायर के इंसिडेंट्स को कम करने की कोशिश कीजिए।